सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI where we are going to discuss the history of 11th February। और जी हाँ, आज है हमारे साथ नए हिस्ट्री गुरु जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे आज के दिन की घटनाएं और जानेंगे क्यों है ये सब जानना जरूरी। 365 days in a normal year, 366 days in a leap year, why each and every day is important। So let's proceed with the session। But yes, उससे पहले स्वागत करेंगे सर का हमारे इस सेशन में, क्योंकि आज चर्चा करेंगे उन्हीं से सारी बातों पे और जानेंगे उससे कि सर आपका क्या कहना है। दिन की शुरुआत महिंद्रा गुरु के साथ कैंडिडेट्स की हो जाती है #BCA सेशन के बाद। उसके बाद हम जुड़ते हैं #FYI सेशन में। तो क्यों और कैसे और किस तरीके से कैंडिडेट्स इस सेशन का फायदा उठा सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मैम हम बात करें सेशन की तो अतीत के पन्नों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखते हैं इतिहास के झरोखों में क्या क्या छुपा है हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Let's proceed with the session, and yes, do not forget we have the FYI question bank too with us, जिसमें आज एक और नया पेज जुड़ेगा with some more questions। So let's look over what is the first event which held on 11th February 1794 was the year when the first session of United States Senate opened to the public। तो yes, it is a self-defined event। अगर हम बात करें तो पहला सेशन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट का खुला था पब्लिक के लिए। 1794 वो साल था, वर्ष था। और इसके बारे में बेहतर हम क्या जान सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें जो कि इतिहास में छुपा है, 1794 की ये बात है। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट की तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट इज द अपर चैम्बर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस का ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सीनेट है उसका अपर हाउस कहा जाता है और लोअर हाउस कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को। जी हाँ, उसे लोअर चैम्बर भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट पहली बार पब्लिक के लिए यानी जनता के लिए खोल दिया गया था 1794 को और इसे अपर हाउस का दर्जा दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट इवेंट विच हेल्ड इन 1826 was the year। 11th February was the date when University College London was founded as University of London। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की बात है यहाँ पे। 11 फरवरी का दिन है, 1826 वो साल है, वर्ष है। एंड व्हाई इट मेक इट सो इम्पोर्टेंट। जैसा कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि 1826 में यूनिवर्सिटी कॉलेज जो लंदन का था उसे हमने फाउंडेड कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इसको मर्ज करके उसका रीनेम करके हमने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का रीनेम किया गया था इस दिन और इसको स्थापित किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तौर पर। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बारे में जाननी चाहिए वह कुछ इस प्रकार है। आखिर इसके फाउंडेड यानी इसके फाउंडर कौन थे, आखिर इसके संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था हेनरी ब्रॉगम। जी हाँ, हेनरी ब्रॉगम इज द फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड हु इज द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन? तो सर एडविन स्मिथ। जी हाँ, एडविन स्मिथ इस समय वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के। और अगर फाउंडर की बात की जाए, संस्थापक की बात की जाए तो उनका नाम था हेनरी ब्रॉगम। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि कौन फाउंडर था और कौन वाइस चांसलर थे। बिल्कुल। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द बर्थडे पार्ट। किसकी जन्म तिथि होती है आज के दिन 11 फरवरी को? किसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है? तो द पर्सनालिटी विच वी हैव इन दिस सेशन विद अस दैट इज तिलका मांझी। 1750 was the year, 11th February was the date when तिलका मांझी was born। तो बिल्कुल सर से जानेंगे who was तिलका मांझी और क्या थे इनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस। जी हाँ, अगर हम जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, यह जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम बात करें हिस्ट्री ही चल रही है, हिस्ट्री के झरोखे से अगर हम बात करें इतिहास के झरोखों से ही हम कुछ पन्ने या कुछ अतीत की चीजें आपको लेकर आ रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री जो सेक्शन होना है अदर एग्जाम्स के लिए उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तिलका मांझी 1750 इनका जन्म हुआ। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया और क्यों ये व्यक्ति या ये व्यक्तित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो हम बात करें इनके पूरे नाम की, तो बाबा तिलका मांझी, इन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था और बाबा तिलका मांझी इनका पूरा नाम था। एंड ही वाज द फर्स्ट आदिवासी लीडर हु टुक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1784। तो यह पहले आदिवासी नेता थे, पहले आदिवासी लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन छेड़ा 1784 में। और इस आंदोलन को संथाल आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता था क्योंकि संथाल जाति से जुड़े हुए माने जाते हैं।
और संथाल या पहाड़िया, ये दो जातियां हैं जो विवादित हैं कि आखिर ये किन जातियों से संबंध रखते थे। इतिहासकारों का मत है या तो ये संथाल जाति से बिलोंग करते थे या फिर पहाड़िया जाति से बिलोंग करते थे। लेकिन जी हाँ, पहला अगर आदिवासी आंदोलन की बात की जाए तो वो तिलका मांझी के नेतृत्व में किया गया। और इसके बारे में एक और अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तिलका मांझी के, तो बांग्ला की जो सुप्रसिद्ध लेखिका हैं उनका नाम है महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास भी जारी किया था या उपन्यास भी लिखा था। उसका नाम था सालग्रह डाके। जी हाँ, सालग्रह डाके महाश्वेता देवी ने बांग्ला भाषा में एक उपन्यास की भी रचना की थी, जिसमें उन्होंने तिलका मांझी को संथाल जाति से जुड़ा हुआ बताया है। तो संथाल जाति का जो विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के लिए 1784 में, जो कि पहला आदिवासी विद्रोह कहा जाता है, उसके जो नेता थे, लीडर थे, वो तिलका मांझी थे। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास इस सेशन में। बट उससे पहले एक बार कैंडिडेट्स को याद दिला दे टू शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ताकि और भी कैंडिडेट्स मैक्सिमम हमारे साथ जुड़ सके और इस सेशन का फायदा उठा सकें। एंड यस, do click on the like button as well if you are liking the content and if you are liking the hashtag FYI session, because ये आप ही की जानकारी के लिए, आप ही का सेशन for your information है। सर यहाँ पे आगे तो हम बढ़ेंगे ही, लेकिन यस, अनुराधा गुप्ता जी का कमेंट आया है स्टैटिक जीके के, उन्होंने जो वीडियोस देखे हैं काफी बहुत अच्छी ट्रिक्स आपने शेयर की उन वीडियोस में, तो उनका थैंक्स आया है। उनके अलावा कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो स्टैटिक जीके के वीडियो से काफी सेटिस्फाइड हुए हैं, तो बिल्कुल हम चाहेंगे आप आगे भी उसको कंटिन्यू रखें। जी हाँ, उन व्यूअर्स के लिए हम कहना चाहेंगे आप देखते रहिए और हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के स्टैटिक जीके के सेशंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल, यानी आपको काफी हेल्प करने वाले रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को उन सारे के सारे सेशन से फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पार्ट पे, जो कि हमारा डेथ पार्ट है। ऑबिचुरीज की बात अगर हम करें, किन की पुण्यतिथि होती है, आज ही के दिन 11 फरवरी का दिन था। तो पर्सनालिटी पहली जो है हमारे साथ वो है दीन दयाल उपाध्याय। 1968 वाज द ईयर, 11 फरवरी वाज द डेट व्हेन ही डाइड। देहांत हुआ था दीन दयाल उपाध्याय जी का आज ही के दिन। 1968 वो वर्ष था। बिल्कुल आपसे जानेंगे कौन थे। पहले अगर हम दीनदयाल उपाध्याय जी की निधन की अगर हम बात करते हैं, तो इनका निधन मुगल सराय, जो यूपी में एक छोटा सा शहर है, मुगल सराय में इनका निधन हुआ था जब वो एक ट्रेन से सफर कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनके नाम पर कई सरकारी योजनाएं भी हैं। तो पहले इनके बारे में जान लें कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय हैं कौन। तो ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड जर्नलिस्ट। जी हाँ, भारत के वह एक दार्शनिक भी रह चुके हैं, एक अर्थशास्त्री के नाम से भी जाने जाते थे, एक इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ एक पत्रकार भी थे। यानी उनका जो पेशा था वो कई क्षेत्रों तक, यानी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, वह कई क्षेत्रों तक फैला था। एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ भारतीय जनसंघ। जी हाँ, भारतीय जनसंघ का आपने नाम जरूर सुना होगा, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो वह भारतीय जनसंघ के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे। और उनका अगर हम जन्म की बात करें, यहाँ तो हमने निधन की बात कर रहे हैं, अगर उनका जन्म की बात करें तो 25 सितंबर 1916, जी हाँ 25 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ था मथुरा के एक छोटे से गांव में। तो जैसे हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय जी की, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो उनके सबसे बेहतरीन लीडरों में से एक है और आज उनकी विचारधारा इनकी पार्टी में भी झलकती है। और भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चला रखी हैं। तो आज ही के दिन 1968 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन सफर के दौरान उनकी मौत हुई थी। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, देखते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव फखरुद्दीन अली अहमद। 1977 वाज द ईयर, 11 फरवरी वाज द डेट व्हेन ही डाइड। देहांत हुआ था फखरुद्दीन अली अहमद का भी आज ही के दिन। तो बिल्कुल आपसे जानेंगे कौन थे। जी हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद जो हम नाम देख पा रहे हैं और जो हम सेल्फी या चित्र हम देख पा रहे हैं, इनका जो देहांत हुआ था, निधन हुआ था 1977 में, दिल्ली शहर में हुआ था। आप सभी काफी कम व्यूअर्स को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर हम इनके बारे में डिटेल एनालिसिस की बात करें, ही वाज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1974 टू 1977। जी हाँ, 1974 1974 से लेकर 1977 के बीच का जो कार्यकाल था, राष्ट्रपति के तौर पर फखरुद्दीन अहमद जी ने अदा किया, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे। अगर हम इनके जन्म की बात करें, निधन की बात हम कर चुके हैं, अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली शहर में ही हुआ था। और अगर बात की जाए फखरुद्दीन अली अहमद सर किस पार्टी से, किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते थे, संबंध उनका किस राजनीतिक पार्टी से था, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और अगर पेशे की बात करें तो पेशे से एक वकील थे। बिल्कुल,
नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, सो वी हैव कमाल अमरोही। 1993 वाज द ईयर, 11 फरवरी का दिन था जब इनका देहांत हुआ था। तो बिल्कुल इनके बारे में जानेंगे आपसे। कमाल अमरोही, पहले तो मैं इनके पूरे नाम यानी पूर्ण नाम की बात करूंगा। इनका जो पूरा नाम था वो था सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी। जी हाँ, इनका जो पूरा नाम था एक बार फिर से सुन लीजिए, सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी इनका पूरा नाम था। फिर इन्हें कमाल अमरोही क्यों कहते थे, इसका जो राज है वो इनके जन्म के जगह पर छुपा हुआ। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 17 जनवरी 1918 को अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा टाउन है। तो इनका जो जन्म हुआ था वह अमरोहा नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और पेशे से एक शायर थे। तो शायरों का हमने अगर देखा है, शायरों का अगर हम नाम की बात करें तो लास्ट में वो कुछ ना कुछ अपना एक एक्स्ट्रा नाम है, निकनेम जोड़ लेते हैं। तो अमरोहा में पैदा होने के नाते ही और अमरोहा में पैदा होने की वजह से ही उन्होंने अपना नाम कमाल अमरोही कर लिया, यानी अमरोहा से ही क्या बन गया, कमाल अमरोही। और वो पॉपुलर भी इसी नाम से रहे, कमाल अमरोही के नाम से। अगर हम बात करें आखिर ये हैं कौन, तो ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। जी हाँ, वह भारतीय फिल्मों के फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं और स्क्रीन राइटर भी रह चुके हैं। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सिनेमा को उन्होंने क्या दिया या भारतीय सिनेमा में इनकी क्या पोजीशन है, क्या जगह है, तो he is famous for his Hindi films such as Mahal 1949, पाकीजा 1972 एंड रजिया सुल्तान 1983। इन 3 फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन फिल्में थीं। अगर हम अवार्ड की बात करें तो 1961 में 1961 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था बेस्ट डायलॉग कैटेगरी में। जी हाँ, 1961 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था बेस्ट डायलॉग की कैटेगरी में, और फिल्म थी मुगले आजम। जी हाँ, मुगले आजम फिल्म में बेस्ट डायलॉग के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। तो जानी मानी पर्सनालिटी थे जिनका निधन 1993 में हुआ था आज ही के दिन। बिल्कुल, बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव पंडित नरेंद्र शर्मा। 1989 was the year, 11th February was the date when he died। तो बिल्कुल आपसे जानेंगे who was पंडित नरेंद्र शर्मा। जी हाँ, इनका निधन, पंडित नरेंद्र शर्मा की अगर हम बात करें, इनका निधन आज ही के दिन 1989 को हुआ था। और अगर इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 28 फेब 1913 यानी 28 फरवरी 1913 को जहांगीरपुर में हुआ था। आखिर ये हैं कौन, हु वाज पंडित नरेंद्र शर्मा? तो ही वॉज एन इंडियन राइटर। जी हाँ, भारतीय लेखक थे, पोएट यानी कवि थे, एंड लिरिकिस्ट मतलब जो गाने वगैरह या जिसमें हम बात करें गीत वगैरह लिखने वाले गीतकार भी रहे हैं भारतीय भाषाओं के। ही इज ऑल्सो रॉट सम सॉन्ग्स फॉर दी बॉलीवुड मूवीज लाइक द टाइटल सॉन्ग फॉर सत्यम शिवम सुंदरम। ये तो सॉन्ग सभी ने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो सॉन्ग है उसके जो लिरिक्स हैं, जो इसके गीत के बोल हैं, वह पंडित नरेंद्र शर्मा के द्वारा ही लिखे गए और इनका जो देहांत हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं FYI क्वेश्चन बैंक में आज किस तरीके के क्वेश्चंस जुड़ रहे हैं। तो गेट सेट रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आंसर्स आपको देने हैं #FYI के साथ। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज गुरु रामदास, सेकंड वन इज गुरु तेग बहादुर, थर्ड वन इज गुरु हरगोविंद साहब एंड फोर्थ वन इज गुरु नानक साहब। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, क्वेश्चन बहुत साधारण सा है। अमृतसर में जो अकाल तख्त है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? बिल्कुल, तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो गुरु रामदास, तेग बहादुर, हरगोविंद, गुरु नानक, सबके नाम यहाँ पे हैं। #FYI के साथ डू टाइप योर आंसर्स एंड प्रोवाइड अस क्विकली। और सर यहाँ हमें देखने को मिल भी रहा है मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, B, C, D। कुछ कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं, कुछ A के साथ भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर B के साथ फिर भी मैक्सिमम जा रहे हैं, बट ये C के साथ भी कुछ अगर बोला जाए तो 50-50 स्ट्रक्चर जा रहा है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? देखते हैं मैम कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं फिर से बता दूं हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। और अगर हम बात करें सिख हिस्ट्री यानी सिख जो रिलीजन है, सिख जो धर्म है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम व्यूअर्स की बात करें तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? आंसर है C, गुरु हरगोविंद साहब। तो जितने भी व्यूअर्स हैं अगर इसका आंसर C दिया है वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे गुरु हरगोविंद साहब के बारे में। आखिर गुरु हरगोविंद साहब कौन है और उनका क्या इंपॉर्टेंस रही है सिख धर्म में? अगर गुरु हरगोविंद साहब की हम बात करें, ही वाज द 6th ऑफ द सिख गुरु। हम सभी जानते हैं 10 सिख गुरु का दर्जा दिया गया है सिख धर्म में, वो 6ठे नंबर के यानी
सिख गुरु थे, सिख धर्म के अंतर्गत। एंड ही वॉज बियरली 11 years old when he become गुरु। कहा गया है कि वह मुश्किल से 11 साल के रहे होंगे जब उन्हें सिख गुरु का दर्जा दिया गया, उन्हें सिख गुरु बनाया गया। तब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष ही थी। एंड ही हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज गुरु। अगर हम बात करें उनके कार्यकाल की, उनके टेन्योर की अगर हम बात करते हैं, तो एज अ गुरु उनका जो टेन्योर है वह बाकी गुरुज में सबसे ज्यादा है। लगभग 37 साल 9 महीने और 3 दिन इनका जो टोटल टाइम पीरियड था एज अ सिख गुरु वो रहा। तो सबसे ज्यादा समय था सिख गुरु कौन रहे, तो उसका आंसर भी गुरु हरगोविंद साहब ही हो जाएगा। और बहुत ही कम उम्र में 11 वर्ष की उन्होंने गुरु का दर्जा भी मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो गुरु हरगोविंद साहब के बारे में जो जानकारी मिली काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही और काफी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल। बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1982 1982 में, 1988 1988 में, 1919 1990 में, 1985 1985 में। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जा रही है जो कि भारत की सबसे तेज एक्सप्रेस ट्रेनों में शुमार है। बिल्कुल। तो देखते हैं हमारे व्यूअर्स क्या इसका आंसर लगा पाते हैं। अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम वगैरह की तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ आंसर्स आने शुरू भी हो गए। ए के साथ जा रहे हैं 1982, बट फ्यू आर गोइंग विथ 1990, पर बीच में कुछ हमें 1988 भी दिखने मिल रहा है। मतलब आज कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, मिक्स आंसर्स दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। एक बार फिर से हम यहाँ पे चाहेंगे कैंडिडेट्स क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें और एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली आंसर दें। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू हुई थी? व्हेन वाज शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड? तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पे। तो अगर आप आंसर्स की बात करें, यस, बी और सी, बी और सी, बी और सी, तो कहीं ना कहीं बी फिर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स टाइप कर रहे हैं, दैट इज 1988। तो चलिए बता देते हैं आखिर की सही आंसर क्या है, ज्यादा व्यूअर्स को परेशान नहीं करेंगे। 1988 में सबसे पहले शताब्दी ट्रेन की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत किस रूट पर की गई थी अगर आप ये जानना चाहें तो दिल्ली टू ग्वालियर। जी हाँ, दिल्ली टू ग्वालियर रूट पे सबसे पहले इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की तो क्या कुछ और ट्रेन भी हैं जो भारत की सबसे तेज एक्सप्रेस ट्रेन मानी जाती हैं? तो मेरे हिसाब से कुछ और भी ट्रेन हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, आपकी दुरंतो एक्सप्रेस है और मेट्रो वगैरह आने वाली है। सेमी बुलेट ट्रेन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत हुई थी 1988 में दिल्ली टू ग्वालियर सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। इसके अलावा भारत में और भी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, सुपरफास्ट ट्रेन हैं, जिनमें शताब्दी और दुरंतो भी शुमार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रशांत नील जी ने एक डिटेल और शेयर की है जो हम सारे कैंडिडेट्स को बताना चाहेंगे कि ये ट्रेन शुरू हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस, बर्थडे पर। जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। रेलवे स्टाफ कॉलेज इज सिचुएटेड एट, रेलवे स्टाफ। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज बेंगलोर, सेकंड वन इज सिकंदराबाद, थर्ड वन इज चेन्नई, फोर्थ वन इज वडोदरा। पूछा जा रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज भारत में किस शहर में स्थित है। तो अगर आपको इसकी जानकारी है, अगर आपने इसके बारे में कभी भी सुना है, तो जल्दी से अपने आंसर टाइप कीजिए हैशटैग विद। को लगता है सही भी है इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, अगर ऑप्शन नंबर डी पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। वडोदरा में
जो एक लाइव बटन दिखता है वहाँ पे उस पर क्लिक कर लीजिए तो यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विथ अस यहाँ पे प्रॉपरली। तो साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार हम कैंडिडेट से जानना चाहेंगे कि नाउ इज देयर एनी साउंड इशू और नॉट, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो यहाँ अभी भी हमें देखने को मिल रहा है नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड। तो क्या यहाँ पे साउंड का कोई इशू है? नहीं है। व्यूअर से कहना चाहेंगे एक बार पेज को ठीक से रिफ्रेश कर लीजिए और अपने कनेक्शन को भी चेक कर लीजिए कि आपके पास जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो बेहतर है या नहीं। एक बार लाइव सेशन पे क्लिक कीजिए और एक बार पेज को रीलोड कर लीजिए, सर आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अब आ जाते हैं यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे कैंडिडेट्स का आना शुरू हो गया कि हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, यस साउंड इज नाउ ऑडिबल। तो वेरी गुड। आंसर की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियसली यहाँ बीच बीच में कई सारे कैंडिडेट्स के आंसर आए हैं। तो क्या सर आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड डलहौजी? बिल्कुल मैम, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। जी हाँ, भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है और उन्हीं के शासनकाल में भारत में रेल लाइनों को बिछाना शुरू किया गया था। और अगर हम और डिटेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे वाज ओपन इन 1853। अगर हम बात करें, इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले लाइंस को बिछाना शुरू किया और इन्हीं के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में और वो चलाई गई थी बॉम्बे, यानी आज जो हम मुंबई कहते हैं जैसे, वो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे टू ठाणे। ये सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी और इसके जो ट्रैक की जो लंबाई थी, यूं कहें कि ट्रैक की जो दूरी थी वह थी 34 किलोमीटर, यानी ओनली 34 किलोमीटर। यानी भारत की सबसे पहली रेल मुंबई से ठाणे, जिसकी लंबाई और कुल दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी, इन्हीं गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासनकाल में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी फैक्ट है जो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जुड़े हैं, जो ज्यादा अच्छे नहीं है। जैसे कि उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए भी जाना जाता है। विलय का जो नियम लाए थे, विलय का जो अधिग्रहण का जो नियम लेकर आए थे, जिसमें अगर किसी भी भारतीय शासक की खुद की संतान नहीं है तो उनके साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कही जाती है, जिसके लिए वो काफी कुख्यात रहे, विख्यात नहीं, कुख्यात। जी हाँ, लेकिन वो भारतीय रेलवे के लिए विख्यात रहे। और उन्होंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी, पीडब्ल्यूडी, जिसे हम आज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो उसकी स्थापना का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। और जी हाँ, विडो रीमैरिज एक्ट की अगर हम बात करें कि जो विधवा जो पुनर्विवाह कानून था, वो भी इन्हीं के शासनकाल में लाया गया था, पास किया गया था 1856 में। तो इन्हें तीन चीजों के लिए जाना जाता है, भारतीय रेलवे के जनक के तौर पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के लिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और साथ ही साथ विडो रीमैरिज एक्ट के लिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अभिनव भारत वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अभिनव भारत नामक संस्था को किसने स्थापित किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, भाई परमानंद, सेकेंड ऑप्शन है खुदीराम बोस, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है वीर सावरकर, और चौथा ऑप्शन मैन ऑफ वीर। अभिनव भारत नाम की जो संस्था थी वह किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शंस के आंसर टाइप कीजिए #FYI ऑन योर कमेंट बॉक्स। बिल्कुल। तो यहाँ आंसर आने शुरू भी हो गए हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं पर मैक्सिमम आर गोइंग विद सी, और हमें भी लगता है सी इसका सही आंसर है, दैट इज वीर सावरकर। अगर मैं वीर सावरकर की बात करूं तो यहाँ पर अभिनव भारत नामक जो संस्था है, जो एजेंसी थी, जो वीर सावरकर ने ही एस्टेब्लिश की थी, भारत के महान क्रांतिकारियों में शुमार रहे हैं। इनका जो पूरा नाम था वह था, इनके अगर पूरे नाम की हम बात करें, वीर तो इन्हें इनकी बहादुरी के लिए कहा जाता था। हाँ। और इनका जो सरनेम था वो सावरकर था, लेकिन इनका जो पूरा नाम था, पूर्ण रूप था, वह कुछ था विनायक दामोदर सावरकर। इनका जो पूरा नाम था वह था विनायक दामोदर सावरकर, और इन्हें शॉर्ट में या यूं कहें निकनेम में या उनकी बहादुरी के लिए ही वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था। इनके जन्म की अगर हम बात करें 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। और एक बहुत ही रोचक तथ्य इनसे जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर था तो अंग्रेज किसी भी भारतीय को जिसने बहुत ही मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा हो या उन्हें काले पानी की सजा आपने सुना होगा, तो कई भारतीय क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा भी दी गई थी। उसका अर्थ कुछ ये था कि वो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है आज भारत में, वहां पर एक जेल को बनाया गया था और वहां पर भेज दिया जाता था, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। लेकिन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने काले पानी की सजा भी इनको हुई, ये अंडमान निकोबार के उस जेल में भी बंद रहे, और वो उस जेल को तोड़कर या यूं कहें उस जेल को तोड़कर या भागकर वहां से आ गए, और पूरे आइलैंड से, यानी अगर हम बात करें, अगर इंसान आइलैंड से जाने की कोशिश करे
तो समुंदर होगा, कहाँ जाएगा? लेकिन वीर सावरकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंडमान निकोबार के उस काले पानी की सजा को झूठा साबित किया और वापस भारत पहुंच गए। तो ऐसे क्रांतिकारी थे वीर सावरकर, जिन्होंने की अभिनव भारत नाम की संस्था को स्थापित किया। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर आप जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं वो देश और उससे शहर से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने वोन एंड एल्ब, बगदाद, टिग्रिस। तीसरा ऑप्शन रोम, सीस एंड चौथा ऑप्शन पेरिस, टीबर। आपको बताना है कि इसमें से देश और शहर का जो जोड़ा है इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। बिल्कुल, तो कौन सा पर्टिकुलर, अगर हम पेयर की बात करें तो कौन सा सही है? तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के आंसर्स की अगर हम बात करें तो यस, दे हैव स्टार्टेड टाइपिंग आंसर्स। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बगदाद टिग्रिस। बिल्कुल, जितने भी व्यूवर्स ने अगर इसका आंसर बी टाइप किया है, बगदाद टिग्रिस, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल, द कैनाल जॉइनिंग बाल्टिक सी टू नॉर्थ सी इज? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज कील नहर, सेकंड वन इज सुएज नहर, थर्ड वन इज पनामा नहर एंड फोर्थ वन इज इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो विच कैनाल जॉइंस बाल्टिक सी टू नॉर्थ सी? क्विकली टाइप योर आंसर्स #FYI के साथ। क्वेश्चन चेंज हो चुका है स्क्रीन पे। स्विस कैनाल का नाम निकल के आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स पनामा के साथ भी जा रहे हैं। यहाँ एक आंसर कील भी हमें दिख रहा है, तो मे बी शायद कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, उनको हम एक बार कहेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पे सोच समझ के आंसर्स दें। शेखर राज जी ने कहा भी कि आज के क्वेश्चन थोड़े से ईजी हैं, बट मिक्स आंसर्स अब हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो स्विस पनामा से तो हमें नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि हमारे हिसाब से सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका आंसर। चलिए मैम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और सही आंसर है कील नहर। स्विस और पनामा नहर इसका सही आंसर नहीं है। तो चलिए, मुझे लगता है जितने व्यूअर्स के दिमाग में जो भी प्रॉब्लम थे, यानी जो भी कंफ्यूजन थी, वो ठीक हो गई होगी। कील नहर इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, बिल्कुल, Who among the following were popularly known as red shirts? लाल कुर्ती के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। साम्राज्यवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस सोशलिस्ट, सेकंड वन इज मेंबर ऑफ आजाद हिंद फौज के सदस्य, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है खुदाई खिदमतगार, और चौथा ऑप्शन आपके सामने कम्युनिस्ट पार्टी। इनमें से किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, लाल कुर्ती के नाम से फेमस थे? तो देखते हैं व्यूअर्स इसका क्या आंसर लगाते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। बी डी कुछ लोग ए भी टाइप कर रहे हैं, कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जो सी टाइप कर रहे हैं, पर यस हमें कहीं ना कहीं लगता है सर खुदाई ये खिदमतगार जो है यही इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, लाल कुर्ती के नाम से जो फेमस है वो खुदाई खिदमतगार ही है। बिल्कुल सही आंसर यही है। ये लाल कुर्ती पहनकर अपनी मांग को रखने के लिए उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया था इन लोगों ने, और वो लाल कुर्ती और लाल कुर्ते को पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन किया करते थे अपनी डिमांड्स को रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is correctly matched? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? जी हाँ, तो जो आप यहाँ पर करेक्टली मैच के जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं वो भारत से ही जुड़े हुए हैं। आपको बताना है किस राज्य में कौन सा शहर है, जैसे कि गुलबर्गा कर्नाटक में है, मिदानपुर क्या गुजरात में है, वर्धा क्या मध्य प्रदेश में है, और कोचीन क्या तमिलनाडु में है। इनमें से आपको ये चुनना है कि कौन सा जोड़ा सही है, यानी किस राज्य में वह पर्टिकुलर जो साइट है वह स्थित है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किस तरीके से पर्टिकुलर आगे निकल के आते हैं आंसर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यस डेफिनेटली, और कैंडिडेट्स के आंसर्स की अगर हम बात करें, अगेन द कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग पार्ट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। DDA कोचिन तमिलनाडु, DA कोचिन तमिलनाडु, तो क्या बिल्कुल गुलबर्ग कर्नाटका भी कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। अगर गुलबर्गा कर्नाटका की बात करें तो वो बिल्कुल सही आंसर है। बाकी अगर आंसर्स की बात करें तो वो अदर स्टेट्स में स्थित हैं, गुलबर्गा कर्नाटक में ही स्थित है, यानी फिर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हाउ मच डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया? भारत की पहली ट्रेन द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी? और ऑप्शंस आपके सामने हैं। 33 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 46 किलोमीटर। और जितने भी व्यूअर्स हमसे अभी तक जुड़े हैं वो इसका आंसर बिल्कुल सही देना चाहिए। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे सभी व्यूअर्स को
बिल्कुल करेक्ट देना चाहिए, क्योंकि ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वो इसको सही करते हैं तो अंत भला तो सब भला वाली बात हो जाएगी। शुरुआत में सर हम इसको इंक्लूड कर चुके थे, क्योंकि जब हमने वहां डलहौजी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो आपने बताया भी था जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई थाने के बीच में उसकी डिस्टेंस दूरी कितनी थी, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली। तो यस, यहाँ आंसर्स की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा था, कैंडिडेट सभी सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज 34 किलोमीटर। तो ऐसा यानी इससे हम इस चीज को भी समझ सकते हैं कि व्यूअर जो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे एनालिसिस को सुनते हैं, वो बिल्कुल सही सुनते हैं और सही तरीके से उसे ऑब्जर्व भी करते हैं, यानी उसे अप्लाई भी करते हैं। तो इस यहाँ से अगर सभी व्यूअर्स ने इसके सही आंसर दिए हैं तो इससे हमें भी ये ट्रस्ट बनता है, हमें भी ये विश्वास होता है कि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल, तो ये था हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जिसके साथ हम इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। #FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड यस कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट्स so that we can work upon it. Do share the links of each and every video so that maximum candidates, viewers, aspirant students preparing for the coming examinations can get benefited by each and every video which is available on the channel, your channel Mahindra Guru. ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।